गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रथम प्रश्नमाला वैदिक गणित में निखिलम विधि से भाग देना और निखिलम विधि से वर्ग करना सीखा था। आज हम उसी क्रम में निखिलम विधि से घन ज्ञात करना सीखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये चारों क्वेश्चन में हमें निखिलम विधि से घन ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8वां समझा रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन है 15 का घन। तो सबसे पहले वही जैसे अपन निखिलम विधि में वर्ग के लिए देख रहे थे, सबसे पहले हमें लिखेंगे संख्या कितनी है अपनी 15। अब बताइए 15 किसके नजदीक है, तो मतलब हमें इसका आधार देखना है। आधार के लिए कल भी मैंने आपको बताया था कि आधार 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। तो बताइए इसका आधार कितना होगा, 10 होगा। फिर इसके बाद हम देख रहे थे उपाधार अंक। उपाधार अंक यदि 1 है तो फॉर्मूले के अंदर उपाधार अंक लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर हमें दो तरीके से फॉर्मूले याद रखने होंगे, इसलिए यहाँ पे उपाधार अंक लिख लेते हैं। तो बताइए 10 को किससे गुणा किया जाए कि वो 15 के नजदीक पहुंच जाए। तो 10 को 1 से गुणा किया जाएगा तो उपाधार अंक 1 होगा। 10 एकम 10 और 10 में कितना जोड़ा जाएगा, संख्या 5 हो जाए तो विचलन 5, ऐसा प्लस का 5। ठीक है, अब इसमें मैं कितने अंक लिखूंगा, 5 लिखूं या 0.5 लिखूं, 5 ही लिखूंगा। क्यों, कल भी आपको समझाया था कि आधार में 1 0 है, इसलिए विचलन में भी 1 ही अंक होना चाहिए। अब देखिए निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने का सूत्र है उपाधार अंक का स्क्वायर, इसको गुणा करना है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ठीक है, ये अपना प्रथम खंड है। ओके, प्रथम खंड क्या है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, और इसको किससे गुणा करना, उपाधार अंक के स्क्वायर से। इसका मध्य खंड होता है उपाधार अंक करना है 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। ठीक है, इसका मध्य खंड में क्या होगा, 3 गुणा विचलन के स्क्वायर को उपाधार अंक से गुणा करना। और लास्ट इसका तीसरा खंड होता है, मैं यहाँ पे देता हूँ ऑब्लिक लगा के, विचलन का क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या सूत्र है किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने का, तो पहले आप बिना उपाधार अंक वाला याद कीजिए, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और ऑब्लिक में विचलन क्यूब। फिर फर्स्ट वाले भाग को उपाधार अंक के वर्ग से गुणा कर देना और बीच वाले भाग को उपाधार अंक से गुणा कर देना। ओके, अब इसके अंदर हम मान रखते हैं उपाधार अंक 1, संख्या 15 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन 5, ऑब्लिक उपाधार अंक 1, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन 5 है, 5 का स्क्वायर। ओके, थर्ड पार्ट विचलन का क्यूब, 5 का क्यूब। अब इसके अंदर हल कर लेते हैं 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 15 प्लस 2 को 5 से गुणा किया 10, 1 3 गुणा 5 का वर्ग 25, 5 का क्यूब 125, 15 प्लस 10 25 और 25 को 1 से गुणा करेंगे 25, ऑब्लिक 25 दिया 75 और 75 को 1 से गुणा करेंगे 75, ऑब्लिक 125। ठीक है, अब इसको हमें लास्ट आंसर लिखना है। तो ये बात ध्यान रखना, आधार में 1 0 है तो हमें एक ही अंक एक बार में नीचे लिखना है, और उसके अलावा यदि कोई अंक बच रहा है तो आगे की तरफ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 5 नीचे उतर गया। अब 12 इधर आगे किस में जुड़ेगा, 5 में। 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 का
7 हासिल 1, वो 1 हासिल किसमें जुड़ेगी 7 में, तो इसका मान कितना हो गया 7 और 1 8, और ये 8 आगे जाके किसमें जुड़ेगा 5 में, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 का 3 हासिल की 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। एक बार फिर से समझना, कितना समझ में आ गया था आपको? एक बार में एक ही अंक क्यों लिखे, ये क्योंकि आधार में एक जीरो, यदि आधार में 2 जीरो होते तो एक बार में 2 अंक लिखे जाते, ठीक है। तो 5 लिखा, 12 आगे जाके 5 में जुड़ेगा, तो 12 में 5 जोड़ा 17, तो इसका मान कितना हो गया 17, 17 का 7 लिखा, और जो एक हासिल बची वो इधर जाके 7 में जुड़ जाएगी, तो 7 में 1 जोड़ा 8, और वो 8 आगे जाके किसमें जुड़ेगा 5 में, तो 8 में 5 जोड़ा 13, 13 का 3, 13 का 3 और हासिल 1, और वो 1 किसमें जुड़ेगा 2 में, तो आंसर आ जाएगा अपना 3375। ठीक, क्लियर? एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अभी अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं आपको 9वां क्वेश्चन और करा रहा हूँ, 10वां और 11वां आपको अपने आप करना है, ठीक है। 9वें क्वेश्चन के अंदर देखिए, 9वां क्वेश्चन है 93 की घात 3। तो देखिए संख्या कितना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आगे क्योंकि फिर स्पेस नहीं रख पाएंगे। संख्या है अपनी 91, 91 इसके नजदीक है, आधार कितना है 100, उपाधार अंक कितना होगा 100 को किससे गुणा किया जाएगी, वो पहले 91 के नजदीक पहुंच जाए, तो 100 एकम 100, उपाधार अंक 1, विचलन कितना 100 में से 91 को घटाइए 9, लेकिन यहाँ मैं लिखूंगा 09, क्योंकि आधार में 2 जीरो से विचलन में भी 2 अंक होने चाहिए, और संख्या कम है इसलिए विचलन कैसा होगा माइनस का। यदि संख्या होती 109, यदि संख्या होती 109 तब तो विचलन होता प्लस का 09, ठीक है। जैसे यहाँ संख्या थी 15 और आधार हमने 10 लिया था, तो इसका विचलन होता +5, लेकिन ये 100 से कम है इसलिए इसका विचलन होगा माइनस का -09। अब सूत्र क्या है, संख्या का मान ज्ञात करने का सूत्र है उपाधार अंक का स्क्वायर को गुणा करना है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ऑब्लिक नीचे रखते हैं, नीचे लिखता हूँ मध्य भाग है इसका, उपाधार अंक को गुणा करना है 3 गुणा विचलन के स्क्वायर से, ठीक है। और तीसरा खंड है इसका विचलन का क्यूब, इस सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम मान जमाते हैं और देखते हैं कि अपना आंसर कितना आता है। संख्या 91 का क्यूब, उपाधार अंक 1, संख्या 91 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है माइनस का 0। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ऑब्लिक उपाधार अंक 1 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब, ठीक है। मान जमा दिया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। उपाधार अंक 1 है तो 1 का स्क्वायर, संख्या 91 और विचलन -09 है, तो 91 प्लस 2 गुणा माइनस का 09, उपाधार अंक 1 है 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा -09 का होल स्क्वायर, और यहाँ -09 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, 1 का स्क्वायर 91 प्लस 2 को -09 से गुणा करके 9 दूनी 18, तब माइनस का 18, 1 3 गुणा -09 का वर्ग करें 81 प्लस का, भी माइनस का वर्ग करते हैं या माइनस को माइनस से गुणा करते हैं वो प्लस हो जाता है, और लास्ट में -09 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है 729, लेकिन माइनस माइनस माइनस, तो चिन्ह माइनस का है क्योंकि आपको नियम पता है कि माइनस के ऊपर घात विषम है, तो आंसर हमेशा माइनस का ही आता है, माइनस का 729। 91 में से 18 को घटाया कितना है
73। ठीक है, अब 73 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 73। 3 गुणा 81 कितना आया 243 माइनस का 729। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। 73 243 और माइनस का 729। तो क्या कभी किसी संख्या के बीच में माइनस का चिन्ह आ सकता है क्या? ये माइनस का 729 आ सकता है, कभी किसी संख्या के बीच में नहीं आ सकता। तो हमें इस माइनस को बनाना है, मतलब इस नेगेटिव को बनाना है पॉजिटिव, या इस ऋणात्मक चिन्ह को बदलना है धनात्मक चिन्ह में। तो कैसे बदलेगा? तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से मुझे इस तरफ हाथ से ले जानी होगी। अब ये चीज ध्यान रखना, यदि मैं 243 में से 1 लेके जाता हूँ तो वो 1 इधर जाके चेंज होगा 100 में, क्योंकि आधार 100। 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो वो उधर जाके चेंज होगा किसमें 200 में, क्योंकि आधार 100 है। यदि आधार होता 10 तो यहाँ से मैं 1 को लेके जाता तो वो चेंज होता 10 में, 2 को लेके जाता तो चेंज होता 20 में, 3 को लेके जाता तो चेंज होता 30 में। लेकिन यहाँ आधार 100 है, इसलिए यहाँ जितनी भी संख्याएं जाएंगी उनका आधार 100 का गुणज होगा, मतलब 100 से गुणा होके फिर वो परिवर्तित होगा। तो अब आप बताइए कि इस तरफ मैं कितना लेके जाऊं कि अपने इस तरफ की संख्या 729 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि इधर 729 से छोटा है तो फिर माइनस करने पे आंसर वही माइनस में ही आएगा। यदि मैं यहाँ से 6 लेके गया तो 600 माइनस 729 माइनस में आएगा, 7 लेके जाऊंगा तो 700 माइनस 729 तो भी माइनस में आएगा। तो बताइए इसका आंसर पॉजिटिव लाने के लिए मुझे इस तरफ कितनी संख्या लेके जानी होगी जो 729 से बड़ी हो, तो कितनी होगी 800, क्योंकि मैं यहाँ से जब 8 लेके जाऊंगा तो वो उस तरफ जाके 800 में परिवर्तित हो जाएगा। 73 243 में से 8 कम किया और वो 8 उधर जाके इसमें चेंज हो गया 800 में। तो देखिए कितना हो गया 73 243 में से मैंने 8 को घटाया तो 235, और यहाँ 800 में से 729 को घटाया तो कितना आ गया 73। ठीक है, तो देखिए अब हमें इसका आंसर लेके आना है। अब आपको पता है कि आधार में 2 जीरो, तो एक बार में मुझे कितने अंक लिखने पड़ेंगे 2 ही अंक लिखने होंगे। तो ये 71 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये 35 ऐसा का ऐसा है, एक बार में कितने अंक लिखने हैं मुझे 2 अंक लिखने हैं, और ये 2 आगे जाके 73 में जुड़ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपना 75 35 71। ओके नोट। फिर एक बार मैं आपको फिर समझाता हूं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। आप इधर से देखिए एक बार, यहाँ से मैं जितना भी लेके जाऊंगा वो 100 की गुणज के रूप में परिवर्तित होगा, क्योंकि आधार 100 है। ठीक है, तो इधर 243 में से 8 को कम किया, 8 उधर ले जाके 800 में परिवर्तित हुआ, और 800 में से 729 को मैंने माइनस कर दिया तो आंसर आ गया अपना 71। और फिर एक बार में 2 अंक लिखना है तो 71 इधर 35 और 2 इधर आके 73 में जुड़ जाएगा। तो 75 तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 7,53,571। ठीक है, अब देखिए अगले दोनों क्वेश्चन में आपको करना है 32 का क्यूब और 208 का क्यूब। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। संख्या कितनी है 32 का आधार कितना लिया जाएगा 10 या 100? 10 लिया जाएगा तो आधार 10 होगा। 10 को किससे गुणा किया जाए, पहले को 32 के नजदीक पहुंच जाए 3 से, तो उसका उपाधार अंक 3 हो जाएगा। तो 10 को 3 से गुणा किया जाए 30, अब 30 में कितना जोड़ा जाए 32 आ जाए 2, तो विचलन हो जाएगा इसका 2। सिर्फ 2 लिखना है, 0 2 नहीं लिखना है, क्योंकि आधार 10 से और 10 में एक ही 0 है, इसलिए उसकी विचलन में भी 1 अंक होगा। ठीक है, फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसके अंदर सारे मान रख देना। उपाधार अंक का भी मान है, संख्या भी है, विचलन भी, तो सारे मान रख के अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह 208 का क्यूब आधार 100 होगा, उपाधार अंक 2 होगा, क्योंकि 100 को 2 से करेंगे 200, और उसका विचलन 08 होगा। 08 इसलिए लिखना है क्योंकि आधार में 2 जीरो। इस तरह आप बाकी के 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम ये नीचे के 4 क्वेश्चन करेंगे, और इनमें हमें करना है ध्वजांक विधि से भाग दीजिए, मतलब ध्वजांक विधि से हमें इनका भागफल और शेषफल ज्ञात करना।
देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 ये चार क्वेश्चन है जिसमें हमें भागफल और शेषफल याद करना है और विभाजन कौन सी विधि से करना है, ध्वजांक विधि से। तो देखिए इससे पहले आपने भाग देने की निखिलम विधि पढ़ी है, अभी भाग देने की ध्वजांक विधि। तो देखिए ध्वजांक विधि से हम कैसे भागफल और शेषफल याद करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है ये भाज्य है और ये भाजक है। तो देखिए भाज्य कितना है 4532, भाजक कितना है 112। अब देखिए इस भाजक को देख के ही अपन आधार का पता लगाते थे निखिलम विधि से। अब इस भाजक में से ही मुझे देखना है ध्वजांक, और ध्वजांक के अलावा जो बचेगा उसको बोला जाता है मुख्य अंक। तो यहाँ जो इकाई का अंक होता है वो अपना कहलाएगा ध्वजांक। तो यहाँ ध्वजांक कितना है 2 और मुख्यांक कितना है, बताइए 2 के अलावा कितना बचा 11। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। भाज्य है 4532, भाजक है अपना 112। 112 में जो इकाई का अंक है उसको ध्वजांक बोला जाता है और इसके अलावा जो बचा हुआ है उसको मुख्यांक बोला जाता है। अब इस विधि से भाग देते समय भी इसमें 3 खंड होते हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। ठीक है, प्रथम खंड में हम लिखते हैं ध्वजांक और मुख्यांक। निखिलम विधि में भी अपन भाजक लिखते थे, भाजक और उसका आधार लिखते थे, उसका मिश्रण लिखते थे। ठीक है, अब देखिए ध्वजांक कितना है 2 और मुख्यांक कितना है 11। अब दूसरे और तीसरे खंड में किसको लिखा जाता था, भाज्य को। अब भाज्य को कैसे लिखना, तो हमेशा ध्यान रखना तीसरा खंड हमेशा पहले भरा जाएगा और तीसरे खंड में कितने अंक लिखेंगे, जितना कि ध्वजांक में अंक है। तो ध्वजांक में कितना अंक है 1 अंक है, इसलिए पीछे से 1 अंक इसमें लिखा जाएगा और बाकी बचे हुए तीनों अंक दूसरे खंड में लिखे जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ में इसकी स्टेप लिख रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले मुझे 11 का भाग देना है किसमें 45 में। दे 45 में 11 का भाग, 11 चौक 44, शेषफल 1। अब मुझे क्या करना है 11 का भाग 45 में 4 बार गया, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया और शेषफल कितना आया 1। तो इसको मैं 45 के आगे लिखूंगा। तो अपना भाज्य कितना बन गया 13। तो भाज्य 13 हुआ, लेकिन यहाँ में भाज्य नहीं देखना, यहाँ में संशोधित भाज्य देखना। तो देखिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, भागफल 4 आ गया और शेषफल 1 आया है। ठीक है, तो वो यहाँ मैं लिख देता हूँ। समझ में आया। 45 में मैंने आपको 11 का भाग देके बताया था, भागफल 4 है और शेषफल 1। तो क्या भाज्य अब 13 है, तो ये तो है अपना भाज्य 13, लेकिन हमें भाज्य से काम नहीं चलाना है, हमें क्या निकालना पड़ेगा संशोधित भाज्य। तो देखिए संशोधित भाज्य याद करने का एक छोटा सा सूत्र है, या आप उसको याद भी रख सकते हैं। क्या सूत्र है कि भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। मतलब इस 13 में से भागफल को उसके ध्वजांक से गुणा करके माइनस करना है। एक बार फिर समझिए, 45 में 11 का भाग दिया, भाग मैंने आपको देख के बताया था 4 बार गया और शेषफल 1 के आगे 3 को उतारा, तो क्या भाज्य 13 बन गया। लेकिन हमें यहाँ भाज्य नहीं संशोधित भाज्य चाहिए। तो संशोधित भाज्य कैसे प्राप्त होगा, भाज्य में से भागफल को ध्वजांक से गुणा करके घटा देंगे। तो कितना आएगा 13 माइनस भागफल 4 है और ध्वजांक 2, 13 माइनस 8 तो कितना 5। तो संशोधित भाज्य आ गया 5। अब वही प्रोसेस फिर रिपीट करनी है। अब मुझे 5 में किसका भाग देना है 11 का भाग दीजिए। नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है संख्या 11 से शुरू हुई, यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ फिर पॉइंट लगेगा, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। तो भाग जाएगा कि 11 एकम 11, तो भाग एक बार भी नहीं जा रहा, तो भाग कितनी बार जाएगा 0 बार और शेषफल कितना बचेगा
5 मीन्स यदि मैं 5 में 11 का भाग लेता हूँ तो भागफल 0 आएगा, इसी तरह शेषफल 5 आएगा। ठीक है, तो भागफल 0 आएगा और शेषफल 5 आएगा। अब उस शेषफल 5 को कहाँ लिखूंगा मैं, इस 3 से आगे, तो आगे जाने पर कौन से वाले पार्ट या खंड में चला जाएगा, तीसरे खंड में 52। और जैसे वो तीसरे खंड में जाएगा तो ये तीसरा खंड होता है शेषफल का, तो इससे मुझे अब क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा। इस चीज का ध्यान रखना, बीच वाले खंड से तो भागफल प्राप्त होगा और लास्ट वाले खंड और तृतीय खंड से शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल कितना होगा, तो वही प्रोसेस है जैसे संशोधित दूसरे खंड तक तो ये भाज्य चलता है, तीसरे खंड में जाते ही फॉर्मूला फिर शेषफल का हो जाएगा। शेषफल कैसे प्राप्त होगा, 52 में से 0 को 2 से गुणा करके घटाना है। ठीक है, तो शेषफल कैसे होगा, 52 माइनस 0 गुणा 2। ठीक है, वही प्रोसेस है जो संशोधित भाज्य का सूत्र है, वही शेषफल ज्ञात करने का सूत्र है कि संशोधित भाज्य कब तक लिखेंगे, जब तक अपना क्वेश्चन बीच वाले खंड या सेकंड खंड में रहेगा, लेकिन जैसे तीसरे खंड में पहुंच जाएगा तो हम उसको शेषफल लिखेंगे। तो शेषफल कितना हो गया, भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक, 52 माइनस 0 गुणा 2, तो कितना शेषफल, तो अपना लास्ट आंसर कितना आ गया, भागफल तो आ गया 40 और शेषफल आ गया। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन अभी हम और करते हैं जिसकी सहायता से आपको एक क्वेश्चन और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13वां और 14वां क्वेश्चन आपको करना है, 15वां क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार। 15वां क्वेश्चन है अपना, ठीक है, 15वां क्वेश्चन है 98,765 में भाग देना है किसका, 87 का। तो सबसे पहले देखिए भाज्य कितना है अपना, 98,765, भाज्य कितना है 87, जो इकाई का अंक होता है वो क्या कहलाता है, ध्वजांक, तो बचा हुआ अंक क्या कहलाता है, मुख्यांक। ठीक है, अब देखिए कोई 3 खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड में लिखा जाएगा ध्वजांक और मुख्यांक। ध्वजांक कितना है 7 और मुख्यांक कितना है 8। अब दूसरे और तीसरे खंड में किसको लिखना है, भाज्य को, लेकिन पहले कौन सा खंड भरा जाता है, तीसरा, और तीसरे खंड में उतने ही अंक लिखने हैं जितने कि ध्वजांक में अंक है। ध्वजांक में कितने अंक हैं, 1, इसलिए यहाँ तीसरे खंड में भी 1 लिखा जाएगा, तो लास्ट का अंक 5 और बाकी बचे हुए सभी अंकों को दूसरे खंड में 9, 8, 7, 6। ठीक है, अब ये प्रोसेस अपन साइड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले में 8 का भाग देना है, तो 8 का भाग 9 में जा सकता है, 8 एकम 8 और शेषफल कितना बचेगा 1, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 8 एकम 8 और शेषफल 1, मतलब भागफल भी 1 का है और शेषफल भी 1 का है। तो इस 1 को मैं कहाँ लिखूंगा, इस 9 के बाद और इस 8 से पहले। तो देखिए यहाँ स्टेप लिख लेते हैं, 9 में मैंने 8 का भाग दिया, भागफल 1, शेषफल 1। ठीक है, अब भाज्य कितना है, भाज्य कितना बन गया 1 और 8 18, लेकिन हमें कौन से भाज्य को काम में लेना है, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य याद करने के लिए मैंने आपको सूत्र बता देता हूं, क्या, भाज्य माइनस
भागफल गुणा भुजांक। तो मान जमाएंगे, भाज्य है 18, भागफल है 1 और भुजांक है अपना 7। कितना आ जाएगा 18 माइनस 7 11। ठीक है, कितना आ जाएगा 18 माइनस 7 11। तो मतलब अब मुझे 11 में भाग देना है किसका 8। देखिए अब 11 में 8 का भाग दे तो मैं 8 ही कम 8, शेषफल कितना 3। तो भागफल तो आ गया 1 और शेषफल आ गया 3। अब शेषफल 3 मुझे कहाँ लिखना है, इस 8 के आगे और इस 8 के पीछे और 7 के आगे। तो ये 37 क्या बन गया अपना भाज्य। अब अपना भाज्य कितना बना 37। लेकिन मुझे कौन सा भाज्य चाहिए, संशोधित भाज्य। ठीक है, अब देखिए मैं बार बार एक फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, इसी फॉर्मूले में मान जमाना है भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। तो भाज्य कितना है अपना 37 माइनस भागफल कितना है 1 और भागफल को किससे गुणा करके लिखना है मुझे ध्वजांक से। तो 1 गुणा 7 तो कितना आ जाएगा 37 माइनस 7 30। ठीक है, अब मुझे किसमें किसका भाग देना है, मुझे 30 में 8 का भाग देना है। तो 30 में 8 का भाग दीजिए, भागफल कितना आएगा और शेषफल। 30 में 8 का भाग देंगे कितना 8 या 24 और शेषफल कितना 6। तो अब देखिए यहाँ अपना आ गया 3 और शेषफल कितना आ गया 6। तो शेषफल 6 में कहाँ लिखूंगा 7 से तो पीछे और 6 से आगे। तो अब भाज्य कितना हो गया 66। लेकिन हमें कौन सा भाज्य चाहिए, संशोधित भाज्य। कैसे आएगा, भाज्य में से भागफल को ध्वजांक से गुणा करके माइनस करना। 66 में से 21 को घटाना है तो कितना आएगा 45। ठीक है, तो अब हमें इसमें किसका भाग देना है, 45 में 8 का भाग देना है। तो 45 भाग 8 भागफल और शेषफल। 45 में 8 का भाग दीजिए, 8 पंजू 40 और शेषफल कितना बचा 5। तो यहाँ आएगा 5 और अब शेषफल में से आगे लिखूंगा तो आगे वाले खंड में जाएगा और आगे वाले खंड में जाते हैं उससे क्या प्राप्त होगा शेषफल। तो जो सूत्र संशोधित भाज्य ज्ञात करने का था वही सूत्र अब तीसरे खंड में आते शेषफल के लिए बन जाएगा। तो क्या सूत्र बनेगा, भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। तो अपना भाज्य कितना है 55 और 55 में से 5 को 7 से गुणा करके घटाना है। तो 55 में से 7 गुणा 5 घटाएंगे तो 55 में से 35 घटाने पे आ जाएगा 20। तो भागफल आएगा 1135 और शेषफल 20। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक बार क्वेश्चन में फिर समझा देता हूँ। ये भाज्य है और ये भाजक। और भाजक में जो इकाई का अंक होता है वो ध्वजांक कहलाता है और बचा हुआ दूसरा अंक मुख्यांक। प्रथम खंड में ध्वजांक और मुख्यांक लिखते हैं और ध्वजांक में जितने अंक है तीसरे खंड में भाज्य के उतने ही अंक लिखे जाते हैं, बचे हुए सारे अंक दूसरे खंड में। अब देखिए 8 का भाग 9 में दिया, भाग कितनी बार जाएगा एक बार और शेषफल भी एक। तो यहाँ भागफल लिख देंगे, जो शेषफल है उसको आगे लिख देंगे। तो अपना भाज्य कितना बन गया 18। लेकिन हमें भाज्य नहीं लेना, हमें संशोधित भाज्य लेना। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करने का सूत्र भाज्य में से भागफल को ध्वजांक से गुणा करके घटा दिया जाएगा। 18 में से 1 को 7 से गुणा करके घटाया तो कितना आया 11। अब 11 में मुझे फिर से भाग देना है 8 का। तो 11 में 8 का भाग देने के भाग एक बार जाएगा और शेषफल 3 आएगा। अब 3 को मैं 8 के पीछे और 7 से आगे लिखूंगा तो अपना भाज्य कितना बन गया 37। लेकिन मुझे भाज्य से नहीं संशोधित भाज्य चाहिए। तो संशोधित भाज्य का सूत्र वही है, भाज्य में से भागफल को ध्वजांक से गुणा करके घटाएंगे। मतलब 30 में मुझे किसका भाग देना है 8 का। तो 30 में 8 का भाग
3 बार जाएगा, मैंने सारे स्टेप यहाँ लिख रखे हैं और शेषफल 6 बचेगा। तो इस 6 को मुझे 7 से पीछे और 6 से आगे लिखना है। अब अपना भाज्य बना 66, लेकिन मुझे चाहिए संशोधित भाज्य। कैसे प्राप्त होगा? भाज्य में से भागफल को ध्वजांक से गुणा करके घटाना है। तो अपने पास आया 45। अब 45 में मुझे 8 का भाग देना है, तो भाग कितनी बार गया? 5 बार। और शेषफल कितना बचा? 5। अब मैं उसको 6 से पीछे और 5 से आगे लिखूंगा और जैसे ही तीसरे खंड में पहुंचेगा तो इससे प्राप्त होगा अपना शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करने का सूत्र भी यही है, भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। तो अब 55 में से मुझे किसको घटाना है? 5 को 7 से गुणा करके घटाना। तो एक स्टेप और लिख लेना नीचे लास्ट में, शेषफल बराबर 55 माइनस 5 गुणा 7। तो 55 में से 35 को घटाएंगे तो आएगा 20। तो लास्ट खंड में 20 आएगा, मतलब भागफल 1135 और शेषफल 20। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अपने आप करना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताएंगे, तो इन क्वेश्चन को मैं अब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके बता दूंगा।